शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा 370 की बहाली के लिए उनकी जमात पुरअज़्म, PAGD में मुकम्मल इत्तेहाद, इंतखाबात के लिए भी है तैयार। तालिबान हुकूमत इस्लाम के उसूलों पर चले तो अवाम का भला होगा। तालिबान की जानिब से अबूरी सरकार के ऐलान के बाद दुनिया भर के ममालिक की निगाहें अफगानिस्तान पर मरकूज। भारत में भी अफगानिस्तान को लेकर हलचल तेज। अजीत डोवल ने सूरत हाल को लेकर किया रूसी हम मनसब से मुलाकात। CIA चीफ से भी अजीत डोवल हुए मुलाकात। और खहीपुरा टंगमर्ग का PHC बाद दोपहर तक था मुकम्मल। गुलिस्तान न्यूज की टीम ने मौके पर ही आवाम के साथ की बात। अमले की गैर हाजिरी पर मकामी आबादी ने उठाए सवाल, कहा दूर दराज इलाका समझकर आवाम के साथ हो रही है नाइंसाफी। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ, और खबरों पर भी बात करेंगे। तालिबान की जानब से जो अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है और उस पर भारत के अंदर या दुनिया भर के ममालिक के अंदर किस तरह की हलचल है, उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के हवाले से। आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 39वीं बरसी थी और नसीम बाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक फातिहा खानी की तकरीब मुनक्किद हुई थी और इस तकरीब पर मुख्तलिफ लीडरान बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, चौधरी मोहम्मद रमज़ान और नासिर असलम वानी के अलावा दीगर लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने मरहूम लीडर के इसाले सवाब के लिए दुआ खानी की और उन्हें मगफिरत भी मांगी है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से भी बात की, कई सारे सवालात का भी जवाब दिया, लेकिन ये भी कहा कि उनकी जमात बशमूल PAGD जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन थी 370 की या स्पेशल स्टेटस की, उसकी बहाली के लिए उनकी जमात पुरअज़्म है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PAGD के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक है और दोनों के दरमियान किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। और इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन चिमागोइयों को या उन खदशात को दूर करने की कोशिश की गई है जिसमें कुछ हलकों के दौरान या कुछ हलकों में कहा जाता था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि 370 की बहाली के लिए और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने हैं यानी जब भी हो जाएंगे उनका वो वालिहाना इस्तकबाल करेंगे और उसमें शिरकत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन से बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यहाँ तालिबान से मुतालिक भी सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि तालिबान ने जो सरकार का ऐलान किया, अगर वो इस्लामी उसूलों पर चले तो उसमें लोगों की भलाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को चाहे कि वो ऐसे अमल करे कि जिससे वो दुनिया का एतमाद भी हासिल कर पाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से जो बातचीत की है, आइए आपकी नजर करते हैं। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी जिंदगी इस कौम को उठाने के लिए की और उम्मीद करता हूं कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। इसमें आजकल हमारे पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उन सब का जो इसके ऑब्जर्वर्स हैं, जो इसके काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको मुबारक देता हूं कि ये चीज़ जो है पार्टी को ज़िंदा रखती है, एक हरकत आती है और अच्छे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इलेक्शंस की बात की, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की, तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें, और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाबी से लेंगे।
और सर जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करें। नाज़रीन, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देख रहे थे और इलेक्शन से मुतल्लिक और जो 370 है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है, वजाहत के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी डाली। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफगान की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। यूँ तो कल से ही जब अफगान के तालिबान के तर्जुमान की जानिब से उन नामों का ऐलान किया गया जिसमें यह कहा गया कि इस अबूरी हुकूमत में कौन कौन लोग होंगे, वज़ीर आज़म कौन होंगे, खारजा वज़ीर कौन होंगे, दाखिला वज़ीर कौन होंगे और किसको क्या मनसब होगा। 6 माह की सरकार के लिए जब तालिबान ने कल ऐलान किया तो इस अबूरी सरकार के क़याम के बाद ही अब तालिबान दुनिया भर के अंदर ज़ेर बहस आने लगा है। दुनिया भर के ममालिक की नजरें अब तालिबान पर मरकूज हो गई हैं और हर मुल्क अब धीरे धीरे इस पर अपना रिएक्शन देने लगा है। और इस पर अफगानिस्तान और जापान के दरमियान क्या कुछ होगा, इस पर जापान ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया है। और जापान का मानना है कि अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत के ऐलान पर जापान ने अपने रद्दमल का इजहार किया है। और जापानी हुकूमत के तर्जुमान के बयान में इस हवाले से कहा गया है कि तालिबान से बातचीत वो जारी रखेंगे, यानी रवाबित तालिबान के साथ जापान के जारी रखे जाएंगे। जापान के तर्जुमान ने यह भी कहा कि अफगान तालिबान के इक़दामात का मुशाहिदा कर रहे हैं, यानी उनकी जानिब से जो कुछ भी किया जा रहा है तालिबान के अंदर बतौर हुकूमत उस पर वो नजर रखेंगे। और उनका यह भी कहना है कि अमेरिका और दीगर मुतल्लिका ममालिक के साथ भी जापान अपना ताउन जारी रखेंगे। लेकिन इस तरह से नजर आ रहा है कि तालिबान जो अब सरकार बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर, इस पर सभी ममालिक की नजरें मरकूज तो हो गई हैं, लेकिन बेशतर ममालिक का रुझान इस तरह लग रहा है कि वो तालिबान के अपोज नहीं है, बल्कि वो तालिबान का रवैया भी देखना चाहते हैं, वो अमल किस तरह करते हैं उस पर वो नजर रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है उनका व्यवहार भी देखना चाहते हैं, उनके साथ भी वो राब्ते में ही रहना चाहते हैं। लेकिन इस हलचल को हम न सिर्फ जापान के अंदर देख रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी देखा जाता है। और चाइना बाज़ाहिर तौर पर तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और रूस का भी कहीं ना कहीं नरम रुखी नजर आ रहा है। ईरान को पहले ही, या ईरान हो, कतर हो या तुर्की हो, उन्हें भी तालिबान की जानिब से पहले ही जब हलफबर्दारी की तकरीब होगी तो उसमें दावतनामा इरसाल किया जा चुका है, जिसमें रशिया भी शामिल है, चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। लगभग 6 ऐसे ममालिक हैं जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा तालिबान हुकूमत की जानिब से या तालिबान की जानिब से इरसाल किए गए हैं। क्या ये सभी ममालिक के सरबराह यहाँ पर आएंगे और कौन कौन यहाँ पर होंगे वो देखने वाली बात होगी, और ये तभी पता चलेगा जब तालिबान की जानिब से सरकार की हलफबर्दारी होगी। लेकिन भारत के अंदर भी इस पर चर्चे अब होने लगे हैं, और चर्चे न सिर्फ इस लेवल पर बल्कि सिक्योरिटी स्तर पर भी और जो डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और हुकूमती एतबार से भी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर हलचल तेज होने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ऐलान के बाद ही रूस और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग मुनक्किद हुई है। और इस ज़मन में आज रूस के कौमी सलामती के मुशीर निकोलाई पत्रुशियो भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने NSA अजीत डोवल के साथ मुलाकात भी की है। करीब 1 घंटे से ज़्यादा देर तक चलने वाली इस मुज़ाकरात में NSA ने अफगानिस्तान में आई तब्दीली और इसके मुस्तकबिल के पस मंजर पर बात की है, यानी हुकूमत जो बनी है अब इनका व्यवहार क्या रहेगा इस पर भारत को तशवीश है ही। लेकिन अब जो है रूस के काउंटर पार्ट के साथ भी अजीत डोवल ने यह मामला उठाया है। लेकिन इसके बाद दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान वफ्द की सतह पर भी एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादुला ख्याल किया गया है। रूसी NSA यानी जो रूस के सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी जानब से भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। और भारत और रूस के दरमियान कौमी सलामती के मुशीरों के इस आला सतह के इजलास में चीन और पाकिस्तान से मुतल्लिक अमूर के अलावा अफगानिस्तान में खराब सिक्योरिटी सूरत हाल पर
तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तो इस तरह से भारत के अंदर भी अब इस पर तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि भारत का आज तक दीगर मुल्क की तरह, अमेरिका की तरह यही स्टैंड था कि जो तालिबान है ये एक दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर तब्दीली आ रही है, बेशतर ममालिक का जो रुझान है या रवैया है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है। यहाँ तक कि यूएसए भी अब इसी बात पर तवज्जो रखे हुए हैं कि वो देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि कल ही हमने देखा कि CIA चीफ वो भी अजीत डोवल से मिले हैं और उन्होंने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अजीत डोवल के साथ बात की है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस सूरत हाल के बाद क्या कुछ होना है अफगानिस्तान के अंदर, क्या वाकई इंसानी हुकूक की जो पामाली है उसको रोका जा सके। न सिर्फ इतना, बल्कि क्या वाकई अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये भी बातचीत का हिस्सा था। और भी कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर दोनों जो है उनके दरमियान, यानी CIA चीफ और अजीत डोवल के दरमियान कल बातचीत हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, अमेरिका के सदर जो बाइडेन का भी अब बयान सामने आया है। और जो बाइडेन का बयान उस वक्त आया है जब अबूरी सरकार का ऐलान तालिबान ने किया है। और मुख्तलिफ ममालिक ये भी कहते हैं कि तालिबान की सरकार के क़याम में चीन, रशिया और पाकिस्तान का अच्छा खासा रोल है। तो इस पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस मुतनाज़ा मामलात पर अफगान तालिबान से बात और मुआहदे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान क्या कर रहे हैं। इससे पहले तर्जुमान महकमा खारजा ने तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि तालिबान को उनकी बातों से नहीं, उनके इक़दामात से परखेंगे। यानी जो अमेरिका है उनकी अब यही पॉलिसी है कि वो देखेंगे कि तालिबान किस तरह से हुकूमत करते हैं, ज़मीनी स्तर पर किस तरह से काम करते हैं, क्या वाकई वो दहशतगर्द एक्टिविटीज से बाज आते हैं, क्या वाकई बच्चों और जो खवातीन हैं उनके हुकूक बहाल होंगे, और जो दस्तूर है क्या उसके मुताबिक वो काम करेंगे। उसी पर जो है कंसर्न है, या उनका ये मानना है कि उसी चीज़ को, उसी अमल को देखकर वो अपना स्टैंड जो है तालिबान के तई या अफगानिस्तान के तई रखेंगे। लेकिन तालिबान भी कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया का एतमाद हासिल करे। तो इस तरह से एक बड़ा चैलेंज अब उनके सामने नजर आ रहा है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि कुछ एक दिनों से वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल का वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन सेहत के लिए भी, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी बराए सेहत भी यहाँ पर आई हुई थी, उनके चेयरमैन भी यहाँ पर आए हुए थे, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस का उन्होंने दौरा भी किया था और सेहत का जो बुनियादी ढांचा है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया था। लेकिन ऐसी मीटिंगें सिर्फ हमने देखी हैं अखबारात पर, कागजात पर। लेकिन क्या अगर ये कमेटी जो पार्लियामानी कमेटी यहाँ पर आई हुई थी, आज अगर वो कहीं पूरा टंगमर्ग चली जाती तो वहां पर क्या देखती, क्योंकि वहां पर न्यू टाइप PHC यानी एक न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कयाम यहां पर अमल में लाया गया है। एक बड़ी बिल्डिंग यहां पर सरकार की जानिब से बनाई गई है। लेकिन यहां दिन के 2 बजे तक कोई भी न डॉक्टर न कोई अमला यहां पर आया हुआ था, बल्कि जो बिल्डिंग है उसका जो सदर दरवाजा है वो बिल्कुल मुकफ्फल था। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने इस इलाके का दौरा किया और वहां के मकामी लोगों के साथ बात की, उनके मुश्किलात सुने और इस घर से मुश्किलात सुने ताकि उन मुश्किलात को हुक्काम की नोटिस में लाया जाएगा। लेकिन हमारे साथी सईद रूफ फारूकी भी जब इस इलाके में गए, जो कि एक दूर इब्तदा इलाका है, टंगमर्ग का कई पूरा इलाका, मकामी लोग यही कहते हैं कि हर किसी सरकार ने या हर किसी ऑफिसर ने उन्हें नजरअंदाज किया है इस वजह से कि एक दूर दराज इलाका है। तो उन्हें लगता है कि शायद किसी की नजर भी यहाँ पर नहीं पड़ी है। लेकिन जब गुलिस्तान न्यूज़ की टीम यहाँ पर गई तो उन्होंने देखा कि दिन के 2 बजे तक यहाँ पर किसी ने इस न्यू टाइप हॉस्पिटल का, न्यू टाइप PHC का दरवाजा भी नहीं खोला था। और माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऑफिशियल आई थी या कोई एक स्टाफर आया था, लेकिन उन्हें भी वैक्सीनेशन का जो है आज उन्हें प्रोग्राम दिया गया था, वैक्सीनेशन के लिए वो गए हुए थे। लेकिन अगर इलाके में कोई बीमार हो जाता वो कहाँ चला जाता। पहले आपको दिखाते हैं कि मकामी लोग क्या कहते हैं, मकामी लोगों का क्या मानना है। और उसके साथ ही हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने जो इस इलाके का जो आज दौरा किया और वहां पर उसने खुद भी देखा, वो भी देखते हैं। पहले मकामी लोग क्या कहते हैं आपकी नजर करते हैं।
देखिए मैं कहता हूँ फॉर्चुनेटली अल्लाह के फजल से जो यहाँ की हालत अमूमन होती थी, आज अल्लाह ने आपको भी दिखा दिया, आपके कैमरा को भी दिखा दिया। इस वक्त दिन के 1:46 हो गए, आप इस तरफ कैमरा दिखाइए तो बंद पड़ा है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई स्टाफ नहीं है। अगर एक बेचारी स्टाफ की जिसकी ड्यूटी है आज वो वैक्सीन पे है, अब उसी की जिम्मेदारी तो नहीं बेचारी, मैं उसको दोष तो नहीं देना चाहूंगा, वो बेचारी आती है, अगर गाड़ी भी नहीं मिलेगी तो पैदल आती है, यहाँ पहुंचती है, लेकिन जब स्टाफ की कमी है तो उसमें वो बेचारी क्या करेगी। अब ये गलती बीएमओ की है, सीएमओ साहब की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर फिर नाम क्यों दिया गया इसको, या जो भी डिस्पेंसरी या सब सेंटर जो भी आपके नाम क्यों दिया गया इसको, फिर उसको बंद करो। अगर यहाँ किसी को थोड़ा सा भी जख्म लग जाएगा बेचारे को, किसी की नस वस कट गई, जब तक वो टंगमर या क्रीर या कहीं और पहुंच जाएगा तब तक वो अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा। यह हालत है यहाँ के हेल्थ सिस्टम। तो मेरे हिसाब से कम 10 मेंबर की स्टाफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ अगर 2 स्टाफ मेंबर है तो वो क्या करेंगे फिर अगर आप इनको पे दे रहे हो या आप इस पे पैसा निकालते हो, करोड़ों का पैसा निकालते हैं, हर चीज निकालते हैं, मैं मानता हूँ पैसा निकाल, फिर वो जाता कहाँ है, लोगों के लिए फैसिलिटी कोई नहीं है। आज के दिन के हवाले से अभी दिन के तकरीबन 2 बजे है, आज कोई सरकारी तातील नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है, मगर एनटीपीएससी जो यहाँ का है कहींपुरा टंगमर्ग का, इस पे दिन के 2 बजे ताला लगा हुआ है। अब जब हमने ऑफिशियल्स के साथ बात की है, ये जानना चाहा क्यों यहाँ पे बंद है। हेल्थ वर्कर आई हुई है, वो वैक्सीन दे रही है लोगों को, और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो अवेलेबल नहीं है, फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टाफ मेंबर अवेलेबल नहीं है। अस्पताल एनटीपीएससी बना हुआ है। 1 साल के जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है बीएमओ टंगमर्ग है, उन्होंने खुद कहा कि 1 साल पहले उसको एनटीपीएससी का दर्जा दिया गया है, मगर आज तक वो फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो सरकार के दावे महकमे सेहत के हवाले से कि जमीनी सतह पे तब्दीली देखने को मिल रही है। ये इलाके की अगर हम बात करें तो इलाज के लिए इनको कहीं जाना पड़ेगा, फिर टंगमर्ग या बारामूला जाना पड़ेगा। अगर खुदा ना करे कोई यहाँ पे सीरियस बीमार हुआ तो सड़क भी खस्ता है, तो इस बीच में वो कहाँ पे इलाज करने जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जहां बार बार आप तब्दीली की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, ये है डेवलपमेंट। दिन के 2 बजे एनटीपीएससी खहीपुरा जो है उस पर ताला लगा हुआ है। एनटीपीएचसी और पीएचसी का फुल फॉर्म आपने सुना होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन एनटी जब इसमें ऐड करते हैं तो उसको न्यू टाइप बोला जाता है। और न्यू टाइप से आप कतन भी ये मुराद नहीं निकालना कि दिन के 2 बजे तक डॉक्टर नहीं आएंगे, बल्कि ये एक ऐसा अस्पताल है जिसकी तरफ ना हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई तवज्जो है और न मुतलका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर होती तो आज दिन के 2 बजे तक ये हॉस्पिटल यहाँ पर बंद नहीं होता। और आप फर्ज करिए अगर इस इलाके में आज कोई इमरजेंसी होती और कोई बीमार हो जाता तो क्या उसको शहरी श्रीनगर ही वापस ले जाना चाहिए था? और अगर उसको श्रीनगर ही वापस ले जाना चाहिए था किसी हॉस्पिटल में, तो फिर इस हॉस्पिटल का फ़ायदा, इस न्यू टाइप पीएचसी का फ़ायदा क्या है? एक ऐसा सवाल है जो इस दूर दराज इलाके के ये सादा सिफत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपको ले चलते हैं शोपियां, क्योंकि शोपियां के अंदर फ्रूट मंडी है। काफ़ी वक्त से ये फ्रूट मंडी यहाँ पर कायम है और हज़ारों लोग यहाँ इस फ्रूट मंडी के साथ वाबस्ता है। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शोपियां फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट है और उनका मानना है कि वो ज़्यादातर क्रेडिट पे ही काम करते हैं, यानी मेवे के साथ वो वाबस्ता हैं। और जब वो अपना मेवा बाहर की मंडियों में देते हैं तो वहाँ पर ऐसे फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं जो उन्हें चेक देते हैं, यानी माल के एवज चेक देते हैं, लेकिन वो चेक फिर बाउंस हो जाती है। नतीजा ये है कि वो कब बाहर जाएंगे, कैसे उनसे पैसे हासिल करेंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि कई सारे केसेस उनके साथ ऐसे हुए हैं। मकामी लोगों का मानना है कि कल ही चेन्नई से मकामी पुलिस के मदद से एक धोखेबाज को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन उनका मानना है कि कई सारी मिसालें उनके पास हैं, लेकिन सरकार को इससे काफ़ी तरजीह देनी होगी, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर, एक बड़ी इंडस्ट्री फ्रूट इंडस्ट्री है और जब इन्हीं के साथ धोखा हो जाएगा तो उसका असर जो है इन छोटे छोटे कारोबारियों पर या इसके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनका रोजगार भी मुतासर हो जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। हम जो माल बेचते हैं वो हम क्रेडिट बेसिस पर देते हैं। माल की अक्सर करके हम ग्रोवरों को पैसा देते हैं और यहाँ आगे हम खरीदारों को उधार बुनियादों पर पैसा देते हैं, माल देते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर वो गालिबन उनकी नीयत खराब होती है, वो ठगी करके बिल्कुल डिफॉल्टर होते हैं, वो बड़ी बड़ी रकमें फिर अपने नीचे दबा कर भाग जाते हैं। वो हमें इस चीज़ का
यकीन देते हैं कि हम आपको चेक्स दे रहे हैं, क्योंकि चेक बाउंस होना बहुत बड़ा क्राइम है। चेक तो बाउंस होने की बिल्कुल उसको हम समझते थे कि भाई कानून उसके बारे में कितना स्ट्रिक्ट है, हम इस भरोसे पर उनसे चेक्स देते हैं। लेकिन जब उन लोगों की चेकें हम फिर बैंकों में पेश करते हैं तो वहां उनके पास कोई पैसा होता नहीं है। और इस लिहाज से इस मंडी के मुझे लगता है बहुत सारी रकम इस वक्त बाहर फंसी हुई है। हमने अब कल ही एक पार्टी को चेन्नई से लाया है, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हम इस डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, एसएसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमें इस बारे में पूरा मदद दे दे और इस मंडी को जानदार लाइनों पर चलाने में हमें मदद करें। और ऐसे बिल्कुल डिफॉल्ट 420 लोग, ऐसे पदार्थ लोग यहाँ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सरकार काफ़ी मूड में नज़र आ रही है, काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही है, क्योंकि एलजी इंतजामिया की जानब से अब ये फैसला लिया गया है कि मुख्तलिफ दफातर और उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े सनतकार हैं जिनके पास अभी भी बिजली की जो फीस है वो वाजिबुल अदा है, यानी अभी बिलें अदा नहीं की है, उनके खिलाफ सरकार ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, नेम एंड शेम कैंपेन शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानब से जरा के हवाले से इस तरह से खबरें आ रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 6200 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती है, लेकिन महकमे को सिर्फ 2600 रुपए अदायगी में मिलते हैं, यानी बाकी क्रेडिट में ही चल रहा है। और अगर इसी तरह का सिस्टम चला तो उसके बाद बिजली निजाम को कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाएगा। तो इस तरह से अब सरकार ने, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला किया है कि जितने भी दफातर की जो बिजली बिलें हैं वाजिबुल अदा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिन सनतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने अभी तक बिजली की जो बिलें हैं वो अदा नहीं की हैं। यानी बड़ा रकम, हजारों करोड़ रुपए का ये रकम है, लेकिन काफी वक्त से वो वाजिबुल अदा है, वो अदा नहीं हो पा रही है। डिस्पाइट कि सरकार की जानब से कई बार नोटिसें भी इजरा की गई हैं, लेकिन उन नोटिसों का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। और क्या वाकई सरकार इस तरह का इकदाम उठा रही है या वक्त बीतते ही ये जो डिसीजन है इसको फरामोश किया जाएगा? सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, लोगों का क्या मानना है, क्योंकि सरकार भी अब कहीं ना कहीं अब तैयार हो गई है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कैंपेन करने की या कार्रवाई करने की जो अभी तक बिजली की जो फीस है अदा नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप समझते हैं वाकई क्या सरकार इस फैसले पर डटे रहेगी या कि फिर 10 दिन के बाद सरकार भी भूल जाएगी? देखिए हिलाल, अगर मैं बात करूं नेम एंड शेम को लेकर जो ये अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, खास तौर पर जो बिजली की फीस की जो अदायगी है, ये मार जो है हमेशा एक आम इंसान पर है और एक गरीब इंसान पर है। अब आप देख लीजिए, अगर वो एक महीने की फीस नहीं भरता है जो कि 10-1200 रुपए की है, तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। जो कई सालों से अगर देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, खास तौर पर अगर गवर्नमेंट की सेक्टर की बात करेंगे, कितना हजारों करोड़ का जो नंबर है वो सामने नजर आ रहा है और जोल्ट्स में वो पैसा अभी जो उन्हें रिकवर करने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि अब ये जो प्रोग्राम नेम एंड शेम, जिसमें उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि पोर्टल्स के जरिए, वेब पोर्टल्स के जरिए या इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के अखबारात के जरिए या टेलीविजन के जरिए अब उनके नाम हाईलाइट होंगे, इंडस्ट्रीज के जो बैनर्स है उनको हाईलाइट किया जाएगा। और इसके लिए स्पेशली एक स्टैंड लिया गया है पीडीडी महकमे के हवाले से, खासतौर पर जो एम्प्लॉयज है उनको इंसेंटिव्स के लिए बात की गई है कि उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इस मनी को रिकवर करते हैं। मगर यहां पर सवाल बनता है कि अगर जैसे आपने भी कहा कि 10 दिन के बाद अब इस तरह के जो प्रोग्राम्स है पहले भी बताए गए थे, पहले भी हाईलाइट किए गए थे कि अब कार्रवाई होगी। अब जैसे आपको याद होगा बीएसएनएल महकमे को लेकर भी बात चली थी बहुत पहले, मगर फिलहाल अगर देखा जाए ये हजारों करोड़ रुपए का जो मसला है खासतौर पर बिजली को लेकर, इस प्रोग्राम को अब कंक्लूड करने के लिए एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए और प्रॉपर हैमर होना चाहिए, न बल्कि इसमें गरीब की मार और आम इंसान की मार हो जिसकी फीस 100-200 रुपए या 1500 रुपए माहाना होती है, उसके बाद उसकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। आम लोग, आम जो डोमेस्टिक कस्टमर है वो काफी मुतासिर हो जाता है इस वजह से कि जब लोड शेडिंग हो जाती है तो ज्यादातर बिजली जो है इन्हीं सेक्टर्स में खर्च की जाती है, क्योंकि उन्हें यह भी मालूम होता है कि उन्हें बिजली की बिल अदा करनी ही नहीं है। लेकिन आम शख्स की जब बात आती है तो वो एहतजाजों पर उतर आते हैं और फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई इसमें तब्दीली आ सकती है या कि फिर ये भी एक आईवाश हो सकता है?
देखिए हिलाल, अगर मैं बात करूं जल शक्ति को लेकर, टूरिज्म महकमा है, हेल्थ है, होम है, या कई सारे ऐसे इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट्स है, मुझे बताइए अगर वो अभी एक साइड से रेवेन्यू जनरेट भी करके दे रहे, गवर्नमेंट के नजर में ये सारी चीजें हैं, तो उन पर अभी तक ये रोक क्यों नहीं? अब अगर उन पर ये रोक की जा रही है तो सबसे बड़ी बात है कि कह सकते ना कि बिजली का बड़ा स्कैम है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात जरूर होगी, जो डोमेस्टिक पर जो प्रेशर्स रहते हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स पर जो प्रेशर रहते हैं, आम इंसान पर जो प्रेशर रहता है बिजली की महकमे की तरफ से, अब क्या यह चीजें इन पर भी हैमर करेगी, वो बड़ी बात देखने वाली होगी। और साथ ही साथ ये कितने टाइम तक वर्कआउट करेगा, कितने लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार की जनक से जो अब ये इनिशिएटिव लिया गया है, अब आवाम की भी नजरें इस पर मरकूज हैं कि क्या वाकई ऐसे दफातर के खिलाफ ही कार्रवाई होगी जिनकी आउटस्टैंडिंग अभी तक 5,232 करोड़ रुपए है। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 5,232 करोड़ रुपए अभी भी वाजिबुल अदा है बिजली फीस की सूरत में। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आते हैं, होम भी आता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ और जो जल शक्ति है यानी जिसे हम PHE कहते थे, वो डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। और अभी भी अगर ये 5,232 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं और इसकी अदायगी के लिए क्या सरकार वाकई ये कैंपेन चलाएगी, अब आवाम की भी नजरें इस पर मरकूज हो गई हैं। आवाम भी तवक्को कर रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से जो इनिशिएटिव लिया गया है इस पर अब जमीनी स्तर पर अमल आवरी होगी। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।